जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। भागम भाग लगी हुई है, एक क्लास खत्म होती है, साथ ही दूसरी क्लास आपकी शुरू हो जाती है। अभी आप जस्ट अपने बायोलॉजी के जो टेस्ट है उससे फ्री हुए होंगे और मैं आपके सामने जो है वो अब लाइव आ चुका हूँ। लेकिन हमारा जो काम है आज का, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत ही आसान है। देखें, आपको पेपर के अंदर 5 सेंटेंसेस जो हैं वो स्पॉट द एरर में आएंगे। इसमें आपने एरर स्पॉट करनी है, जिसके बारे में हम ये सारे रूल्स पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन मिस्टेक से रिलेटेड, या फिर ये जो आपको कुछ और कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि आपने इनको किस तरह अवॉइड करना है। तो ये 5 नंबर का ये पोर्शन होता है। इसमें आज ही हमारा पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इससे प्रीवियस लेक्चर भी आप सारे ले चुके हैं। और मेरा बेटा, जो भी हम पढ़े इनको घर बैठ के जो है वो रिपीट करते रहे करें, कम से कम वीक में एक दिन जो हमने पढ़ा है, क्योंकि ये आसान चीजें होती हैं। तो आप जो है वो इसको 1 डेढ़ घंटे के अंदर जो है वो सारी चीजें उनको जो है वो पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा जी। अ, बिल्कुल अस्मा, आज जो हमारा टेस्ट होने जा रहा है वो इन्हीं जो एरर्स हैं इनसे रिलेटेड हैं। ये जो हम कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, इससे पहले इसके ऊपर 2 लेक्चर्स हुए हैं और आज इंशाल्लाह इसको हम खत्म करेंगे। इन एरर्स से रिलेटेड ही हमारा जो है वो टेस्ट होगा। और कल का जो हमारा टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी बेस्ड होगा। कल जो आपका एफएलपी होना है, उसके अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी बेस्ड होगा। 5 नंबर की आपको वोकेबलरी पेपर में आती है। उसमें आपको इसी तरह एमसीक्यूज बेस्ड ही वो स्टेटमेंट्स होती है कि एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड लिखा होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से आपने जो है वो फिर उसको, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना होता है। ये आसान है। तो कल जो हमारा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी होगी। और मुझे आप अभी बता दें जल्दी से, शाबाश, कि आपको क्या लगता है कि कितने आज के टेस्ट में नहीं है, कल हमारा सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी बेस्ड टेस्ट है। तो पहले 30 वर्ड्स तक में से अगर कल टेस्ट आ जाए तो वो ठीक है जी। अ, फातिमा बेटा, मैंने बता दिया कि आज जो है वो हमारा वोकेबलरी नहीं होगी। कल का जो हमारा जो, या फिर जब हमारा एफएलपी है उसके अंदर जो 10 स्टेटमेंट्स हमारी आनी है वो वोकेबलरी बेस्ड होंगी, ठीक है। जब भी मतलब मंडे को, ऑफ कोर्स, तो वो उसमें आप मुझे बता दें कि क्या पहले वोकेबलरी के 30 वर्ड्स आपके लिए काफी हैं या इससे ज्यादा और बढ़ा दूं मैं? जितने आप लोग कंफर्टेबल जिसमें फील करोगे वो उतने ठीक है। मेरा ख्याल है कि 30 इनफ है इस एक लेक्चर के अंदर। हम जो है वो इस टेस्ट के अंदर अगर 30 कर लें तो ठीक है। अच्छा, 30 अवैस करें, बहुत ज्यादा है। ओके, और 20? फिर कह रहे हैं 20। ओके जी, और कोई बच्चा जो कह रहा है कि 30 ज्यादा है? 20 ओके। ब्रेमिंग, ऑफ कोर्स, ब्रेमिंग का मतलब हो सकता है जी 30। ओके, मस्त है। ओके जी, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम सर, 30 परफेक्ट सर, ठीक है 30। ऑलराइट जी। चलें, ये हम लेक्चर के एंड पे भी इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे कि 20 ये 30। लेकिन अभी आज हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान, और जल्दी हमारा आज का काम भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आपने अब थकावट फील नहीं करनी है। आज हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है अवॉइड रिडंडेंसी। क्या मतलब है कि देखिए, सेंटेंस के अंदर जो है वो आपने रिडंडेंसी जो है उसको हमेशा अवॉइड करना है। ये आपकी एरर समझी जाती है। इसका मतलब क्या है कि टू अ मोर same words to describe something. या इसे ऑफ, किसी चीज को बयान करने के लिए हम एक से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करें, जबकि उन दोनों तीनों जितने भी हम वर्ड यूज करें उन सबका मतलब एक ही है। हम किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सेम मीनिंग रखने वाले एक से ज्यादा वर्ड जब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये रिडंडेंसी। ऑलराइट, एग्जांपल देखें, बहुत ही आसान। मैं कहूं द फाइनल कंक्लूजन वॉज रीच्ड, फुल स्टॉप। अब देखें यहां पर हमने क्या किया, फाइनल भी यूज किया और कंक्लूजन भी यूज किया। अब दोनों का मतलब एक ही है, एंड, अल्टीमेट, जो भी आपका एंड है। तो इसमें आपने फाइनल भी यूज कर लिया, आपने कंक्लूजन भी यूज कर दिया। तो फिर ये क्या है, ये हमने इसके अंदर अपनी एरर जब स्पॉट करनी है तो हम कहेंगे कि ये एरर है, लेट्स से ए, ठीक है, बी, सी, एटसेट्रा।
तो हमें पता है कि ये हमारी एरर है। कंक्लूजन का भी मतलब सेम होता है और फाइनल का मतलब भी सेम होता है, तो हमें जो है वो एक सेंटेंस के अंदर एक ही चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम सेम मीनिंग के जो वर्ड्स हैं वो एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। एक और आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखें, आई गॉट द मनी फ्रॉम एटीएम मशीन। अब देखें, ए, बी, सी और डी। अब ये देखें इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है कि देखें हमने एटीएम वर्ड भी यूज किया, जबकि एटीएम के अंदर जो एम है इट ऑलरेडी स्टैंड फॉर मशीन, ठीक है, और हमने ये भी यूज कर लिया और आगे हमने मशीन भी लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे फिर गलत हो गई। अब आपको समझ आ गई। इसी तरह देखें, मैं कहूं दे वेंट अवे अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग। सुबह 10 बजे के करीब गए। अब इसमें देखें, लेट्स से कि ए, बी, सी और डी। अब इसके अंदर देखें ये जो एम है इट ऑलरेडी सिग्नल्स कि ये मॉर्निंग का वक्त है, दिन का वक्त है, तो आगे हमने जो है वो फिर मॉर्निंग भी लिख दिया। इसका मतलब है यहां पर फिर कहां पर हमें मिस्टेक नजर आ रही है, डी के अंदर। इसे क्या कहते हैं, अवॉइड रिडंडेंसी, कि ये आपको ना स्पॉट द एरर्स के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं। अब आपने जितने भी पीछे रूल्स पढ़े, ये भी आपको आज रूल पता चल गया कि इस तरह की भी मिस्टेक हो सकती है कि अगर जुमले के अंदर एक ही मतलब समझाने के लिए दो वर्ड यूज किए हो तो उसे हम कहेंगे कि ये उन्होंने गलत किया। इसी तरह देखें, मैं कहूं he will give free gifts, full stop। let's say कि A, B, C, D। मुजम्मिल बेटा, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज जो आपका टेस्ट होने जा रहा है, ये जितने भी जो कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड हमारे लेक्चर से आज के लेक्चर से पहले 2 लेक्चर और आज वाले, ये टोटल रूल्स बन जाएंगे तो 10-12 या इससे एक्सीड कर देंगे, 1-2 रूल्स और बढ़ जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड बहुत ही आसान आपका टेस्ट है। अब देखिए इसके अंदर अब जो गिफ्ट है, गिफ्ट तो होता ही फ्री है ना, तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहां पर एरर कहां पर है, सी। अब फ्री गिफ्ट, गिफ्ट तो होता ही फ्री है, तो अब आपको ये समझ आ गई कि ये जो रूल है, लेट्स से कि हमारे पास ये रूल नंबर 10 है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, रिडंडेंसी, कि हमने सेम वर्ड्स यूज नहीं करने। हाँ जी हाँ जी मानूर, तो वही मैं कह रहा हूं कि गिफ्ट तो देखिए फ्री होते हैं, तो अब फिर हमें एरर पता चलती ना कि गिफ्ट के साथ फिर फ्री नहीं आना चाहिए। चले आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे हमारे पास जो रूल नंबर 11 है ये मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क एक है। वो रूल नंबर 11 क्या कहता है कि अवॉइड वर्बोसिटी या वर्डिनेस। सेंटेंस के अंदर आपको बिला वजह, बगैर किसी वजह के आपको वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं। कि अगर आप कोई चीज डिस्क्राइब कर सकते हैं एक वर्ड के साथ, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप 3-4 वर्ड यूज करते हैं, तो वो वर्बोसिटी है। तो ये भी एक एरर समझी जाती है, इसलिए कि अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो उसको सिंपल और डायरेक्ट वे में कहें। और अगर आप एक वर्ड लिखते हैं और आगे फर्दर जो है वो आप उसी सेंटेंस के अंदर उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जबकि उसका वर्ड का एक ऑथेंटिक मीनिंग है, वो क्लियर कर देता है उस मीनिंग को, तो फर्दर उस वर्ड को एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं my neighbor who lives next door is coming। अब लेट्स से कि मैं यहां पर कहूं A, B, C, D। अब ये देखें कि यहां पर एक हमने वर्ड यूज किया है नेबर, आगे हमने लिखा हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जबकि नेबर इटसेल्फ हमें बताता है कि कौन है जो आपके साथ रहता है, साथ वाला घर।
तो वही होगा ना हमारा नेबर। तो फिर आपको जो है वो यू हैव टू अवॉइड वर्बोसिटी। आपको बिला वजह ऐसे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कि जब आप एक वर्ड से ही मीनिंग एक्सप्लेन कर दें, उसका मतलब सबको समझ आ जाए, तो फिर उसको आपने आगे फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेबर का सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं। देखें, मैं कहूं all remained quiet with the exception of the slave। एक ये सेंटेंस है। इसी तरह देखें, all remained quiet except the slave। एक ये सेंटेंस है। अब देखें, अगर लेट से ए बी सी और डी, अब हमने ये सेंटेंस लिखा, जबकि ये विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये कितने ज्यादा वर्ड्स हैं, ये सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं एक ही वर्ड के साथ, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट। आयशा बेटा, अगर आपकी वीडियो ब्लर है तो अपना पेज जरा जल्दी से रिफ्रेश करें और अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव कर ले, 1080 पे ले आए। ऑलराइट, ओके, ठीक है जी सना बेटा, मैं जल्दी नहीं करूंगा रिमूव करने में। अब आप ये इसको देख लिया कि ये देखें इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक हमें कहां पर नजर आ रही है? हमें यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि ये हमने बिना वजह ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो कि कम अल्फाज के अंदर भी जिस चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कम वर्ड भी हम जिसके बारे में बयान कर सकते हैं, हम यहां पर जैसे एक्सेप्ट यूज कर लें तो ये हमारा ठीक होगा, लेकिन एक्सेप्ट की जगह हमने क्या यूज किया? विद द एक्सेप्शन ऑफ, तो ये गलत समझा जाता है। मैं आपको एक और, ओके आयशा बेटा आराम से बता देते हैं, आगे चलते हैं जी। एक और सेंटेंस करवाता हूं, फिर आपको मजीद समझ आएगी। आई सिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंड वेयर माई फादर्स डाइड। अब ये देखें, लेट्स से कि ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शंस हैं। आयशा बेटा अब मैं आराम से समझा रहा हूं, सना बेटा मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये थोड़ा ट्रिकी है इस हवाले से कि एग्जैक्ट अब आपको जो डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए कि कोई बात किस तरह हम कम अल्फाज के अंदर जो है वो बयान कर सकते हैं, किस जगह पर विदाउट एनी रीजन जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। जैसा कि देखें, हमारे पास ये पहला सेंटेंस है, माई नेबर हु लिव नेक्स्ट डोर। ये ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर अगर हम कोई आइडिया डिस्कस करते हैं, यहां पर देखें हमने नेबर को इंट्रोड्यूस करवाया। अब नेबर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मीनिंग अंडरस्टूड है, हम सबको पता है जी बेटा। मैं अब देखें हीरा, अब देखें इस नेबर के बाद मैंने लिखा हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब यहां पे देखें ये जो नेबर है ये तो खुद हमें बता रहा है कि नेबर कौन होता है, जो साथ वाले घर में रहता है। तो जब हमने नेबर का वर्ड लिख दिया जिसका मतलब ही ये होता है कि वो साथ वाले घर में ही रहता होगा, तो फिर फर्दर आगे उसको उस सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये एक एरर समझी जाती है जिसे हम कहते हैं वर्बोसिटी की, वर्डीनेस की, कि आपने जानबूझ के अपने सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड जो है वो यूज किए हैं। जी शारिका बेटा मैं आपको ही समझा रहा हूं। अभी दोबारा गौर करें। अब जब देखें जैसे हमने नेबर का वर्ड यूज किया, ठीक है, अब नेबर जो है आगे हमें बता रहा है, एक्सप्लेन हमें करने की जरूरत नहीं, इटसेल्फ हमें पता चल गया। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये रॉन्ग हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगले हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे देखें ना, अब आई बॉट ए मोबाइल कॉल्ड आईफोन। अब देखिए ये मैंने सेंटेंस लिखा, अब चूंकि ये इतना कॉमन है कि हमें ये पता है ना कि आईफोन जो है ये मोबाइल है,
तो हम जब आईफोन भी लिख रहे हैं और इसके अंदर हम मोबाइल भी लिख रहे हैं, ये हमने क्या किया है, हमने बिला वजह के एवं ही अपने तरफ से जो है वो वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। ये अभी यहाँ पर किसी ने आईफोन का जिक्र किया तो मैंने कहा इससे चले आपको समझा देता हूं। तो अगर आप ये देखें, सिर्फ यही लिखा हो, आई बॉट एन आईफोन, मैंने आईफोन खरीदा, तो आप देखें यहां पर क्या हमें मोबाइल लिखने की जरूरत है? कि सबको पता है कि आईफोन जो है ये मोबाइल है, ठीक है। इसी तरह देखें, मैं कहूं शी हैज ए कंप्यूटर टर्म्ड एज लैपटॉप। अब जाहिर है, अब देखें, अब हम सबको पता है कि लैपटॉप का क्या मतलब है। लैपटॉप क्या है? अब लैपटॉप कंप्यूटर ही है ना, तो इसके अंदर अब देखें हमने कंप्यूटर का वर्ड क्यों यूज किया है भाई, एम। अब आप समझ आ गए। अगर हम सिर्फ यही लिखें शी हैज ए लैपटॉप या शी हैज ए कंप्यूटर, तो इससे हमें समझ आ जाएगी ना सारी बात की। तो इसमें हमें अलग से कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल और आईफोन दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब चले इधर चल रहे। ऑल रिमेन क्वाइट विद द एक्सेप्शन ऑफ स्लेव। अब हम क्या कह रहे हैं कि मां सिवाय उस गुलाम के सब खामोश रहे। अब मां सिवाय के लिए बेसिकली वर्ड क्या यूज होता है, एक्सेप्ट, ऐसा ही ना। इसे हम कहते हैं, सॉरी, मां सिवाय, हम यही कह रहे हैं ना। तो मां सिवाय के लिए फिर क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सेप्ट। तो उसकी जगह फिर हमें इतने ज्यादा वर्ड लिखने की क्या जरूरत है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, अगरचे के, मेरी बात सुने, अगरचे के यहां पर ये अगर आप विद द एक्सेप्शन ऑफ का एक्सप्रेशन यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये एरर समझी जाती है कि जब आप किसी आइडिया को बयान कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स जिसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किए जाते हैं, तो फिर आप वो क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पर विद द एक्सेप्शन ऑफ गलत है, क्योंकि बेसिकली यहां पर वर्ड क्या आना चाहिए, एक्सेप्ट। और इसमें वैसे भी ये पोर्शन जो आपको करवा रहा हूं, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 सेंटेंसेस आते हैं या 4 सेंटेंसेस आते हैं, उसके अंदर आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करनी होती है। तो इसमें अब आप देख लें, आपको ये पता चल गया कि इस तरह की जो सेंटेंसेस है उसके अंदर क्या गलती हो सकती है। ठीक है जी, चलें आप आखिरी एग्जांपल, आई सिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंड वेयर माय फादर डाइड। आई सिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंड, उस धरती की खातिर। अब इसी तरह देखें, आई सिंग फॉर लैंड, मैं धरती के लिए गाता हूं। अब फॉर जो है ये बेसिकली पर्पस को ही शो करता है ना, कि नहीं शो करता। तो जब फॉर किसी पर्पस को शो करता है तो फिर आगे हमें द पर्पस ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये सेंटेंस कैसे होगा कि आई सिंग फॉर द लैंड वेयर माय फादर। हाँ जी, अब क्लियर हो गया जी सारों को। तहसीन क्या कह रही हैं, क्या पता नहीं कह रहा है, आरटीएम तहसीन। सर टेस्ट में भी 4 सेंटेंसेस रखा था बेटा, मैं जो आपके टेस्ट ले रहा हूं इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिक्स एंड मैच आए। देखें कि अगर फॉर एग्जांपल जो एरर वाले जो आपको सेंटेंसेस आने हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे 4-4 या 2-2 या 3-3 के साथ आए, वो 2 के साथ भी आ सकते हैं, 4 के साथ भी आ सकते हैं। इसी तरह उसमें ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन भी दी जा सकती हैं। तो आप हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़े आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर एरर बेसिकली कहां कहां आ सकती है। जब आपको रूल्स आपको याद होंगे, आपको जब आइडिया होगा कि देखिए ये गलतियां होती हैं सेंटेंसेस के अंदर, फिर उनको फाइंड आउट करना जो है, उनको स्पॉट करना हमारे लिए आसान होता है। जी बिल्कुल करना था, बिल्कुल डिस्कस। चले हम आगे चलते हैं। एक्चुअली वो टेस्ट जो है वो मिला ही नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो जो है उसके बाद रिमूव हो जाता है। और फिर टेस्ट मैं देखता हूँ, पता करता हूँ कि वो कहीं हमारे पास सिस्टम में जो है वो महफूज है या नहीं है। तो मैं मेरा बेटा उसको जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। चले जी, बहुत अच्छा क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं। हमारे पास इसी तरह एक और रूल है बहुत ही आसान,
वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपने घर बैठ के जरूर पढ़ना है कि पैरेललिज्म क्या होता है, या आप अगर सर्च करें तो आपको मिलेगा पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ये आपने मेरा बेटा इनको जरूर देखना है, ताकि ये जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसका आपको पता चल सके कि ये क्या। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि देखें, अगर हम सेंटेंस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्लॉजेस हैं या कुछ भी है, या हमारे पास एक ही क्लॉज है, तो अगर उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कोई नाउन यूज करते हैं, तो उस सेंटेंस के आगे एक चीज को बयान करने के लिए अगर हमने कोई लेट्स से कि नाउन इस्तेमाल किया है, तो आगे भी सेम काइंड ऑफ नाउन चलना चाहिए। अगर एडजेक्टिव की सर्टेन डिग्री हम इस्तेमाल करें, लेट्स से कि अगर किसी चीज को बयान करने के लिए हमने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, तो फिर उसके साथ उसी के आगे हमारे पास एडजेक्टिव की भी सेम कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह अगर एक सेंटेंस के एक हिस्से में हमने एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल किया है, तो उसी जुमले के दूसरे हिस्से में भी फिर हमें एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हिस्सा हमारा एक्टिव हो और दूसरा हिस्सा पैसिव हो। इसी तरह अगर हमने इस हिस्से में किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेपोजिशन इस्तेमाल की है, तो दूसरे हिस्से में भी दूसरी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी चाहिए। इसे कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इसको आपने पढ़ना जरूर है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप जब चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। और इससे रिलेटेड पेपर में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक आधा सेंटेंस जो है वो जरूर आएगा। देखें, मैं कहूं she wants both a satisfying and a well paid job। अब यहां पर हमने बेसिकली देखें, जॉब को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स यूज किए हैं, सेटिस्फाइंग और वेल पेड। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए बोर्ड उनको एंड पर नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब देखें यहां पर हमने क्या यूज किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहां पर हमने यूज क्या किया है, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखें, एक ही चीज को बयान करने के लिए कि जॉब है वो वेल पेड भी हो, सेटिस्फाइंग भी हो। जब हम एक ही चीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ कोई मॉडिफायर्स वगैरह कुछ इस तरह के यूज कर रहे हैं, तो आप ये याद रखें फिर उनकी जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से अगर वो ये नाउन है तो अगला भी नाउन हो, अगर ये वर्ब है या एडजेक्टिव है तो अगला भी एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी हम यहां पर लिख रहे हैं वही आगे हो। अगर जुमले के एक हिस्से में एक्टिव है तो दूसरे जुमले के हिस्से में अंदर भी एक्टिव हो। अगर पास्ट है तो आगे भी फिर पास्ट हो। तो ये फिर क्या होगा, देखिए बेटा, इतने बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। अब मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं बेटा आप सबके कमेंट्स तो नहीं देख सकता, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल किया करो कि जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं तो फिर आप अपना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं चले, अब आपका मैंने देख लिया। आई डोंट नो आप क्या पूछ रही हैं, और एक बार क्या कह रही हैं, और एक बार बेटा आपकी जो लेटेस्ट वर्कशीट है वो इंशाल्लाह कल तक अपलोड होगी, मंडे तक। अभी जो है वो हमने इससे पहले जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड वर्कशीट जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं। तो ये जुमला जब इसके अंदर फिर एरर कहां है, लेट्स से कि हम ए बी सी और डी कर लेते हैं, तो हमें पता चल गया कि देखिए यहां पर तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो है ये हमारा गलत है। जी बेटा, मैं दुरे कर दूंगा आज से रिलेटेड भी जो है वो वर्कशीट आपको अपलोड कर दी जाएगी, डोंट वरी, ये इंशाल्लाह हो जाएगा काम। अब देखें ये क्या होगा कि शी वांट्स बोथ ए सेटिस्फाइंग एंड ए वेल पेइंग जॉब। अब देखें यहां पर भी प्रेजेंट आ गया, यहां पर भी प्रेजेंट आ गया, तो अब ये हमारा सेंटेंस जो है। जी सना पूछें बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है। चले मैं उतनी देर में एक और सेंटेंस लिख लूं,
देखें, मैं कहूं टू मेक एन एप्पल पाई, कॉमा, फर्स्ट slice the apple and then they should be mixed with sugar। सर जी, अच्छा चले, ठीक हो गया। अब देखें, ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, गौर से इस सेंटेंस को देखें। टू मेक एन एप्पल पाई, फर्स्ट स्लाइस द एप्पल। इसका मतलब है कि ये जुमले का जो हिस्सा क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। या इस तरह मैं कहूं कि यू शुड, ताकि आपको चले ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट है, यू शुड फर्स्ट स्लाइस द एप्पल। अब हमें पहला जो इसके अंदर हिस्सा है, ये एक्टिव सेंटेंस है। एंड देन दे शुड बी मिक्स्ड विद शुगर, और उसके बाद उनको शुगर के साथ मिक्स कर देना चाहिए। कौन करेगा इस जुमले में, हमें नहीं पता। ये पार्ट क्या है, पैसिव। इसका मतलब है कि ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट फॉलो द पैरेलल स्ट्रक्चर, कि अगर जुमले के एक हिस्से में एक्टिव है और दूसरे हिस्से में भी फिर आगे एक्टिव ही आना चाहिए। यस, देन मिक्स देम विद शुगर। अब आपको समझ आ गई। पहले में तो हम अपना एक्टिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, अगले हिस्से में उसी सेंटेंस में हम पैसिव यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर जो है, इसको फॉलो करना इसलिए जरूरी है। मैं एक और आपको एग्जांपल करवाता हूं और आपने मुझे उसमें बताना है कि इसके अंदर क्या गलती है, और वो है बड़ी आसान। शी कुक द फूड, कॉमा, मेक्स cocoa and set the table, full stop। A, B, C और D, ये आपके पास सेंटेंस है। जरा बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है। अगर चाहे तो मैं आपको साथ थोड़ा समझा दूं। सेंटेंस शुरू हुआ, यहां पे हमने क्या किया, देखें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, पास्ट फॉर्म यूज की है। जुमले के अगले हिस्से में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, प्रेजेंट। तो फिर क्या हो गया, गलत हो गया ना बी पार्ट। ये क्या होगा, शी कुक द फूड, मेड कोकोआ एंड सेट द टेबल। शाबाश बच्चों, माशाल्लाह इतना लाइक बच्चे हैं, 1 मिनट में सारी बातें समझ जाते हैं। एक आखिरी और, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन शेडिंग ब्लड, फुल स्टॉप। ए, बी, सी, डी। ऑलराइट, थैंक यू सना। अच्छा जी, अब बस करें, अभी तो शुरू किया हमने काम, आज इसे खत्म करना है। मुझे इस सेंटेंस के अंदर बताएं कि क्या गलती है। ऑलराइट, ठीक है बेटा, ओके हैदर, दोबारा समझाता हूं ये सेंटेंस। शाबाश। अब देखें, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई, यहां पे हमने अपने वर्ब के साथ जो है वो क्या, टू का वर्ड यूज किया है, और यहां पे हमने क्या किया है, हमने पार्टिसिपल यूज कर लिया है। तो गलत हो गया ना। फिर ये सेंटेंस क्या होगा, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन टू शेड ब्लड। क्यों जी, जबरदस्त हो गया। चले मेरा बेटा, शाबाश, आगे चलते हैं।
अच्छा, इस रूल से रिलेटेड पास्ट पेपर में एक सेंटेंस आया हुआ है, वो मैं लिख देता हूं और आपने मुझे, जी शारिका बेटा पूछें, और आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। ये यूएचएस के अंदर जो पास्ट पेपर में एक सेंटेंस आया है वो है सडनली he stopped at the edge, comma, taking his knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa। ये सेंटेंस आया जी। अच्छा जी, यहां पर ए, बी, सी, डी। हाँ बेटा, फर्स्ट पार्ट में टू यूज हुआ ना, तो आगे हम वही सेम वर्ड तो नहीं यूज कर रहे, हम डिफरेंट वर्ब अपना यूज कर रहे हैं ना। तो अगर सेम वर्ब होता तो उसमें हमने एक ही दफा टू यूज करना था, जो आपको पिछली क्लास में भी आपको समझाया था। और अगर हम चूंकि दो डिफरेंट वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल होगा। शाबाश। अब देखिए यहां पर वर्ब क्या है, पास्ट, यहां पर क्या है, पार्टिसिपल, तो गलत हो गया ना। ओके ओके शारिका, मैं समझ गया हूं आपकी बात। हाँ जी बेटा, इसके रूल्स भी करने हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए। और कितने आसान है ये तो आप अभी आपको याद हो गए होंगे सारे, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। चले आगे, नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर 13 है, बहुत ही आसान रूल हम पढ़ने लगे हैं। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 हमें क्या बताता है कि देखें, जब हमारे पास जुमले में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बड़ा आसान सा एक जुमला लिखता हूं, आई एम प्लेइंग माई फ्रेंड इज रीडिंग। अब देखिए ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। ओके तहसीन बेटा, मैं अब वेट कर लूंगा, ठीक है सर। माता मगर हारून से पहले कहते हैं ये बहुत आसान है। ठीक है रवीश, है तो आसानी, ये तो बड़ी कॉमन सेंस है। अच्छा अब देखिए, ये रूल जो हम कर रहे हैं वो है कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएं, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, अब वो कहता है कि इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका है। ये आपने याद रखना है, ये आता है इस तरह का सेंटेंस। वो कहता है कि देखें, आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को इकट्ठे ऐसे नहीं लिख सकते कि बीच में आप कुछ लिखे ही ना। आई एम प्लेइंग, माई फ्रेंड इज रीडिंग, तो वो कहता है कि यह गलत हो जाएगा। अब वो दूसरा तरीका कहता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का ये भी तरीका नहीं है कि आप एक क्लॉज के बाद सिर्फ एक कॉमा लगा दें। आई एम प्लेइंग, कॉमा, माई फ्रेंड इज रीडिंग, वो कहता है कि खाली कॉमा भी लगाना गलत हो जाएगा। अब तीसरी चीज वो कहता है कि देखें, अगर आप इन दो सेंटेंसेस को लिखना चाहते हैं तो जाहिर है हम एक कंजंक्शन यूज करेंगे, एंड माई फ्रेंड इज रीडिंग। अब आप समझ रहे हैं। अब वो कहता है कि देखिए, अगर दो कंपाउंड सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ आप कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अब वो कहता है कि इसका सही तरीका क्या है, कि आपने क्या करना है कि जब आपने कंपाउंड सेंटेंस लिखना है, मेरा बेटा गौर से सुन लो बराए मेहरबानी, वो कहता है कि आपने उस क्लॉज के, पहली क्लॉज के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर आपने अपनी कंजंक्शन लगानी है, फिर आपका ये कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट होगा। आई एम प्लेइंग, कॉमा, एंड माई फ्रेंड इज रीडिंग। दो कंपाउंड सेंटेंस जब आपस में जोड़ने हैं तो सिर्फ कॉमा के साथ नहीं जोड़े जा सकते, कॉमे के बाद आपको कोई ना कोई कंजंक्शन भी लगानी
जरूरी है। अब वो कहता है कि इसका एक और तरीका है, वो ये तरीका है कि अगर आप इस क्लॉज के बाद कॉमा या कंजंक्शन नहीं लगाना चाहते, जी मेरा बेटा वाइंड अप कर रहा हूं, फिर वो कहता है कि क्या करें कि इस क्लॉज के बाद आप सेमीकोलन लगा लें। तो ये सेंटेंस क्या होगा कि आई एम प्लेइंग सेमीकोलन माई फ्रेंड इज रेडी। तो अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो फिर आपको उसके बाद ये एंड कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो बाद में आपको कंजंक्शन लगानी जरूरी है। अगर आप कॉमा ना लगाएं, खाली कंजंक्शन लगाएं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां पर कॉमा आएगा और उसके बाद कोई ना कोई कंजंक्शन आएगी। या अगर आप ये नहीं दोनों लिखना चाहते तो आप इनकी जगह सेमीकोलन लगा दें। जी बेटा अभी भी आपका टेस्ट है, 5 नंबर का अभी टेस्ट है आपका, ठीक है। आपको समझ आ गई इस रूल की? बहुत ही आसान ये तो रूल है, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। आगे चलते हैं। ओके, सना कह रही है इस रूल को रिपीट कर दें। ओके, क्लियर हो गया, चलो ठीक। आखिरी रूल हमारा वो है कि अवॉइड फ्रेगमेंट। आपने फ्रेगमेंट्स को हमेशा अवॉइड करना है। फ्रेगमेंट क्या होता है? ये इट इज नॉट ए सेंटेंस because it does not have a main clause। याद रखें, फ्रेगमेंट एक ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर वर्ब होता है, लेकिन ये इसके अंदर ये मेन क्लॉज नहीं समझे जाते क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब वगैरह इस्तेमाल नहीं किया होता। लगता हमें वो है कि वो सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअली वो सेंटेंस नहीं होता क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया होता। बहुत ही आसान, जैसा कि देखें, मैं कहूं द बॉय सिटिंग ऑन द फायर एस्केप, कॉमा, ड्रॉपिंग water balloons on the pedestrians below। इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें, यह सेंटेंस आपको ठीक नहीं लगेगा। द बॉय सिटिंग ऑन द फायर एस्केप ड्रॉपिंग वाटर बैलून्स ऑन द पेडेस्ट्रियंस बिलो। इस सेंटेंस के अंदर ये जो हिस्सा है ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। अगर इसको हम खाली अलहदा कर लें तो ये अपना मीनिंग नहीं समझा पाएगा। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमने साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ जो एक्शन हमें बताना है, स्टेट बतानी है कि किस स्टेट में ये एक्शन हो रहा था। द बॉय वॉज सिटिंग ऑन द फायर एस्केप, कॉमा, ड्रॉपिंग वाटर बैलून्स ऑन द पेडेस्ट्रियंस बिलो। सर में दर्द हो रही है? ओके, चले एक आसान एग्जांपल आपको करवाता हूं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब से। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, द बॉय सिटिंग ऑन द फायर एस्केप वॉज ड्रॉपिंग वाटर बैलून्स ऑन द पेडेस्ट्रियंस। अब इस सेंटेंस को पढ़ें, अब आपको पता चल गया कि ये शाबाश। ओनली ए 1000 ऑफ अस हेयर। देखिए, राइटर फ्रेगमेंट यूज करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो ग्रामेटिकली ठीक है, वो राइटर की अपनी मर्जी है, वो करता है यूज। इसके अंदर अगेन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ओनली 1000 ऑफ अस आर हेयर या वर हेयर। तो फ्रेगमेंट एक ऐसा जुमला कहलाता है, सेंटेंस का पार्ट समझ लें, या ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर मोस्टली जो है वो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलते। शाबाश, जी हाँ बिल्कुल, फ्रेगमेंट के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हमें मिलते। ठीक है, एमन
ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है, और फिर मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, आपका टेस्ट अब हम शुरू करने लगे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। छोटी मोटी चीजों के अलावा आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, शाबाश। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे अब हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये स्पॉट द एरर से हवाले से हमारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे, इसमें हम पंक्चुएशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। लेकिन अब हमारा वो हिस्सा स्टार्ट हो गया, वोकैबुलरी का आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आखिरी बात सिर्फ कि अब कुछ बच्चे कह रहे थे 20, कुछ कह रहे थे 30, तो अब हम ना 20 ना 30, तो हम 25 वर्ड जो आपका एफएलपी होगा उसमें पहले 25 वर्ड्स होंगे वोकैबुलरी के, जिसमें से आपको 10 वर्ड्स आएंगे। चलें जी, अब आपको छुट्टी है, टेस्ट दें और छुट्टी करें। अपना ख्याल रखिए। लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें और अपना पेज रिफ्रेश करें। अगर आपको टेस्ट शो नहीं हो रहा तो अपना टेस्ट दें। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज। चलें रिफ्रेश कर लें अपना और टेस्ट दें। अल्लाह हाफिज।